शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 28 सितंबर सन 2024। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, इंटरव्यू से होगा सीधा सिलेक्शन। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये बड़े नियम, बताएंगे पूरी अपडेट। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने खत्म कर दी राशन कार्ड की ये बड़ी समस्या। इस छात्रवृत्ति परीक्षा को पास करने पर 4 साल तक मिलेंगे छात्रों को 48,000 रुपए। 10 अक्टूबर तक करें आवेदन। जुलाई में हुई सेना भर्ती रैली का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ, भर्ती निदेशक ने जारी की आगे की अपडेट। सीबीएसई के स्कूली विद्यार्थियों के लिए आई जबरदस्त खुशखबरी, अब बिना बैग के पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, बताएंगे पूरी खबर। हॉट सीट लाडवा में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा वासियों के लिए लगाई घोषणाओं की झड़ी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, शुरू हुई धान की सरकारी खरीद। अक्टूबर महीने में जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त, इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के हिसार में आज पीएम मोदी करेंगे रैली। हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, जींद और फतेहाबाद जिलों के मतदाताओं से कमल के निशान पर वोट देने की करेंगे अपील। हरियाणा बोर्ड ने जारी किया डीएलएड का परिणाम, पुनः जांच अथवा पुनर्मूल्यांकन के लिए 20 दिन का है समय। जापान में शिगेरू इशिबा बनेंगे अगले प्रधानमंत्री, पार्टी अध्यक्ष का चुनाव जीता। चीन से निपटने के लिए एशिया में नाटो बनाना चाहते हैं इशिबा। और अमेरिका में हेलेन तूफान का कहर, 6 राज्यों में इमरजेंसी। 225 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। 12 राज्यों में 1 करोड़ 20 लाख लोग प्रभावित, तो वहीं 1000 फ्लाइट्स रद्द। और अब खबरें विस्तार से। बीते 24 घंटों के दौरान हरियाणा में जबरदस्त बरसात देखने को मिली है। सबसे अधिक बारिश कुरुक्षेत्र जिले में 47 mm दर्ज की गई, तो इसके अलावा पंचकुला में 40.5 mm, अंबाला में 4 mm, यमुनानगर में 2 mm और करनाल में 0.5 mm बरसात दर्ज की गई है। बीते काफी दिनों से बरसात न होने के चलते प्रदेश में दिन के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो रही थी। बीते दिन हुई बरसात के बाद फिर से तापमान में कमी दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जल भराव के चलते काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में अभी 2 दिन तक मानसून की वापसी नहीं होगी। 29 सितंबर तक आमतौर पर मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। इस दौरान मानसूनी हवाओं की सक्रियता में बढ़ोतरी होगी, जिससे प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में रुक रुक कर हवाएं चलने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना भी बनी हुई है। इसके अलावा हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्ती डेपुटेशन या फिर अनुबंध के आधार पर की जा रही है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 9 अक्टूबर 2024 सायं 5 बजे तक रहेगी। अलग अलग पदों के अनुसार अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। ऐसे में उम्मीदवार शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देखने के लिए आधिकारिक अधिसूचना देख सकते हैं। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। साथ ही न्यूनतम आयु व अधिकतम आयु जानने के लिए भी आधिकारिक अधिसूचना देखें। सेना भर्ती कार्यालय द्वारा विभिन्न पदों के लिए हुई भर्ती रैली का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। मेरिट में आने वाले उम्मीदवारों को आगामी दस्तावेजों की कार्रवाई के लिए जल्द ही सेना भर्ती कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा। इस भर्ती रैली का आयोजन जुलाई 2024 में हुआ था। सेना भर्ती कार्यालय के भर्ती निदेशक कर्नल दीपक कटारिया ने बताया कि जुलाई 2024 में हुई भर्ती रैली में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेड्समैन, सिपाही फार्मा एवं सैनिक नर्सिंग सहायक पदों के लिए ये भर्ती की गई थी। विभिन्न उम्मीदवारों ने इस भर्ती रैली में हिस्सा लिया था। भर्ती निदेशक ने बताया कि मेरिट सूची में आने वाले सभी उम्मीदवार दस्तावेजों के लिए जल्दी से जल्दी सेना भर्ती कार्यालय में रिपोर्ट करें। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए दूरभाष संख्या 01262 253 431 एवं 268 568 के अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबर 890 1384 498 पर संपर्क किया जा सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच सूबे के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2024-25 के तहत धान की सरकारी खरीद 27 सितंबर बीते दिन से शुरू करने का फैसला लिया है। यह फैसला कुछ मंडियों में धान की ज्यादा आवक होने के चलते लिया गया, ताकि बारिश आदि के चलते किसानों की फसल को नुकसान न पहुंचे। इससे पहले 23 सितंबर और फिर 1 अक्टूबर से सरकारी खरीद शुरू करने की घोषणा पहले की जा चुकी थी। एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि धान सहित सभी खरीफ फसलों की खरीद भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर की जाएगी। किसान भाइयों से आग्रह है कि वे धान की फसल को सरकारी मापदंड अनुसार अच्छे से सुखाकर तय नमी सीमा में लेकर मंडी में पहुंचे, ताकि उनकी फसल की तुरंत खरीदी सुनिश्चित की जा सके। इस बार केंद्र सरकार की तरफ से सामान्य धान का समर्थन मूल्य की बात करें यानी एमएसपी मूल्य 2300 रुपए है, तो वहीं ग्रेड ए धान के लिए 2320 रुपए निर्धारित किया गया है। इस बार मंडी गेट पास के लिए भी नई व्यवस्था लागू की गई है, जिससे कि किसानों को घर बैठे ही मंडी गेट पास बनाने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा जिन किसानों के पास मंडी गेट पास नहीं होगा, उन्हें मंडी गेट पर यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको यहाँ पर बता दें कि 1509 किस्म के धान का भाव 2400 से 26 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। वहीं पिछले साल 1509 किस्म के धान का भाव इस समय 3000 से 37 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को मिला था। Don't put ketchup on my... Discover the joy of investing. Open your free Demat account with
अंबाला रैली के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र के लाडवा पहुंचे। उन्होंने रैली में सबसे पहले अभिवादन स्वीकार किया। केंद्र की मोदी सरकार की घोषणाओं की सराहना भी की। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि अग्निवीरों को सरकार बिना ब्याज के 5 लाख रुपए की सहायता देगी। किसी भी संस्थान में पढ़ाई करेंगे तो सरकार वजीफा भी देगी। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जय श्री राम के संबोधन से शुरुआत की। अमित शाह बोले कि राहुल बाबा झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल में सोनिया मनमोहन की सरकार से 10 गुना ज्यादा अनाज खरीद करने का काम किया है। हर फसल का MSP बढ़ाने का काम किया है। अमित शाह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज किया कि आपके 10 साल व भाजपा के 10 साल में कोई भी फसल MSP पर हमसे अधिक रेट पर नहीं खरीदी है। सभी फसलें जो MSP पर खरीदी करती है तो वो हरियाणा की भाजपा सरकार है। युवाओं की योग्यता अनुसार भत्ते दिए जा रहे हैं। अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि वे एक-एक जिलों के विकास तक सिमटे रहे हैं। एक मुख्यमंत्री ने गुंडागर्दी तो दूसरे ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। भाजपा ने हर बिरादरी व वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है। नायब सिंह सैनी ने 6 महीने में वह कर दिखाया जो कांग्रेस 10 साल में भी नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि 1000 किलोमीटर तक गरीबों को हरियाणा रोडवेज में मुफ्त यानी फ्री यात्रा कराने का काम किया। वहीं 50,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया बिना पर्ची खर्चे की शुरुआत की है। SC ST OBC समाज की धर्मशालाओं पर 1000 करोड़ 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 7000 दलित परिवारों को 100 गज के प्लाट दिए हैं। 49,000 किसानों को 134 करोड़ मुआवजे के तौर पर दिए। वहीं क्रीमी लेयर 6 लाख था जो कि 8 लाख तक दिया गया है। अमित शाह बोले कि आधुनिक सूरजमुखी तेल पिराई मशीन लाडवा में बनाएंगे। साथ ही ज्योतिसर में महाभारती थीम पर आध्यात्म केंद्र भी बनाएंगे। हर गाँव में महिला चौपाल लगाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों का सेवा केंद्र खोलेंगे। खिलाड़ियों के लिए नर्सरी खोलेंगे। महिलाओं के खाते में 2100 रुपए प्रति महीना देंगे। 2 लाख युवाओं को बिना खर्ची पर्ची की नौकरी देंगे। तो वहीं 5 लाख गरीबों के लिए आवास भी बनाएंगे। साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे और अग्निवीरों को पक्की नौकरी देंगे। केंद्र सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए उनके लिए कई कल्याणकारी समय समय पर योजनाएं चलाती रही हैं और इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत देश भर के करोड़ों किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है जो कि 2-2 हजार रुपए के एक साल में 3 किस्तें सीधे किसानों के खाते में भेजी जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है ताकि खाद बीज कीटनाशक आदि के लिए किसानों को कर्ज उठाने की आवश्यकता न पड़े। इस योजना के तहत किसानों को कुछ हद तक कर्ज से बचाने में मदद मिलेगी। जिन परिवारों में पहले से ही एक सदस्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी है वहाँ किसी अन्य सदस्य को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब पिता और पुत्र में से किसी एक ही इस योजना का लाभ के पात्र होंगे। इसके अलावा जिनके पास खुद की खेती योग्य जमीन नहीं है और 18 साल से कम उम्र के लोगों को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी के वर्तमान पद पर आसीन है या फिर रहा है तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही जिनके परिवार के किसी सदस्य ने गत वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान किया हो ऐसे किसानों को भी PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिनके परिवार का कोई सदस्य चिकित्सक, अभियंता, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या आर्किटेक्ट के संबंधित पेशेवर निकाय से संबंधित है और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के किसानों को 17 किस्तों का लाभ मिल चुका है और अब 18वीं किस्त का लोग इंतजार कर रहे हैं। यह किस्त अक्टूबर में जारी हो सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी 18वीं किस्त जारी करने की तारीख सामने नहीं आई है। यूटी प्रशासन में लंबे वक्त से स्थायी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर देखने को मिल रही है। प्रशासन आने वाले 4 से 6 महीने के अंदर सभी विभागों में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति करने जा रहा है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने प्रशासन के अधिकारियों के साथ सचिवालय में रिव्यू बैठक ली। कटारिया के निर्देशों के बाद अब प्रशासन में स्थायी भर्ती की उम्मीद जगी है। उधर चंडीगढ़ प्रशासक ने डेपुटेशन के सभी पदों पर तत्काल प्रभाव से नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। खाली पड़े पदों की जानकारी की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के 5,000 पद है। आउटसोर्स कर्मचारी के 17 से 18,000 पद। शिक्षकों के खाली पद की बात करें तो ये 1500 है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद 250 हैं। बिजली विभाग में रिक्त पद 1000। CTU के पद खाली पड़े हैं जो कि 200 से अधिक हैं। क्लर्क और स्टेनोग्राफर के 300 पद। पुलिस विभाग कांस्टेबल 250 पद और हेल्थ विभाग 200 पद। साथ ही डेपुटेशन पर कर्मचारी 3000 हैं। ये भर्तियां जल्द होने वाली हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न नई छात्रवृत्ति योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ लेकर पात्र विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार की तरफ से अब इन विद्यार्थियों को 4 साल तक 48,000 रुपए का भत्ता प्रदान किया जाएगा। इस भत्ते का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा देनी होगी। जो स्टूडेंट इस परीक्षा में पास होंगे उन्हें भत्ता दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय साधन में योग्यता छात्रवृत्ति योजना परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए परीक्षा 17 नवंबर को आयोजित होगी। इस परीक्षा को पास करने पर हर वर्ष 12,000 रुपए मिलेंगे यानी 1,000 रुपए मासिक होंगे। पूरे 4 साल में विद्यार्थियों को कुल मिलाकर 48,000 रुपए की छात्रवृत्ति भत्ता दिया जाएगा। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। विद्यार्थी इस योजना के लिए 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भत्ते के लिए पात्र परीक्षार्थी के माता पिता की कुल वार्षिक आय 3,50,000 रुपए से कम होनी चाहिए। साथ ही परीक्षा पास करने पर यह भत्ता हर वर्ष 9वीं, 10वीं, 11वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को दिया जाएगा। साथ ही एक विद्यार्थी को हर महीने 1,000 के हिसाब से राशि मिलेगी। आज के मुख्य समाचार में हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने हरियाणा के लिए 5 अक्टूबर का दिन निर्धारित किया है। अरे कहाँ भाग रही है? अपना टाइम बदलने। 10 साल से कर रही हूँ नौकरियों का इंतजार।
जींद जिले की जुलाना एक बार फिर से सुर्खियों में छा गई है। इस सीट के सुर्खियों में छाने की सबसे बड़ी वजह है वो है महिला पहलवान विनेश फोगाट का यहाँ से चुनाव लड़ना। तो वहीं दूसरी बड़ी वजह है आईएनएलडी प्रत्याशी सुरेंद्र लाठर का वायरल हो रहा शपथ पत्र, जिसमें उन्होंने 4 बड़े वादे किए हैं। उन्होंने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर 4 बड़े वादे किए हैं, जिनका सीधा सरोकार क्षेत्र की जनता से है। हल्फनामे में उन्होंने यह भी वचन दिया है कि अगर वे इन वादों को पूरा नहीं कर पाए तो विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। सबसे पहले क्षेत्र से 25,000 युवाओं को नौकरी दिलाने का काम करने का वचन लिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारे हल्के में पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है, विधायक बनते ही प्राथमिकता के आधार पर इस समस्या का समाधान करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के बजट में जुलाना का हिस्सा 11,000 करोड़ रुपए का है। इस बजट को जनता से पूछकर जहां भी कहेंगे उसी हिसाब से प्रत्येक बूथ पर खर्च किया जाएगा। जुलाना में भव्य किसान मजदूर भवन निर्माण कराया जाएगा। इस दौरान वो कह रहे हैं कि यदि इन वादों को पूरा नहीं कर पाया तो विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक किसी भी प्रत्याशी ने ऐसा शपथ पत्र नहीं दिया होगा। बता दें कि सुनील लाठर लंबे समय से यहाँ समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। आमतौर पर हर महीने की 1 तारीख से सरकार द्वारा नए नियम लागू किए जाते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, जबकि कुछ परिवर्तनों से हमारी जेब हल्की होती है। इसी तर्ज पर 1 अक्टूबर से भी कुछ नए बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों के बाद आपकी रसोई और जेब समेत बाकी पहलुओं पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अगले महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दाम, क्रेडिट कार्ड के नियम, पीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े कुछ नियमों में परिवर्तन होने को मिल सकता है। अक्टूबर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम भी अपडेट किए जा सकते हैं। पिछले कुछ समय से घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में परिवर्तन नहीं हुआ है। हालांकि त्योहारी सीजन को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब की बार भी जनता पर महंगाई का बोझ न डाला जाए। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियों द्वारा फ्यूल के दामों में भी संशोधन किया जाता है। सीएनजी पीएनजी के दाम भी पहली तारीख को ही घटते व बढ़ते हैं। निजी सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी अपने ग्राहकों के लिए क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव करने वाला है। सोशल मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बैंक कुछ क्रेडिट कार्ड के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम्स में परिवर्तन करने वाला है। साथ ही अगला परिवर्तन सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ा हुआ है। 1 अक्टूबर से नए नियमों के तहत बेटियों के सिर्फ कानूनी अभिभावक के अकाउंट को संचालित कर पाएंगे। अगर किसी बच्चे के अभिभावक कानूनी नहीं है तो उसे अपने अकाउंट को अपडेट करवाना होगा, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आखिरी बदलाव पीपीएफ से जुड़ा हुआ है। 1 अक्टूबर से नए नियमों के तहत 1 से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट वालों पर सख्ती बरती जानी तय है। इसके अलावा पोस्ट सेविंग अकाउंट ब्याज का भुगतान तब तक नहीं होगा जब तक कि वह इसके लिए योग्य नहीं हो जाता है। कुल मिलाकर कोई नाबालिग जब तक बालिग नहीं हो पाता है तब तक वह पोस्ट सेविंग अकाउंट ब्याज का भुगतान नहीं ले पाएगा। अब से देश भर में कहीं भी आप अपने नजदीकी राशन डिपो पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। खासतौर पर दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करने वाले मजदूरों के लिए इस व्यवस्था से काफी फायदा पहुंचने वाला है। अब से पहले इन्हें ई-केवाईसी करवाने के लिए अपने मूल स्थान तक जाना पड़ता था, परंतु इस व्यवस्था के बाद अब वह कहीं से भी ई-केवाईसी करवा पाएंगे। इसके अलावा राशन कार्ड से मोबाइल नंबर को जोड़ने की भी सुविधा का लाभ मिल पाएगा। बता दें कि कुछ लोग अपने गाँव को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं। ऐसे लोगों को ई-केवाईसी करवाने के लिए अपने मूल गाँव में वापस लौटना पड़ता था। इसमें उन्हें धन की हानि तो होती ही थी, साथ ही उनका समय भी खराब होता था। अब उन्हें इस काम को छोड़कर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही ई-केवाईसी के लिए अपने गांव आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां वह काम कर रहे हैं वहीं से किसी भी नजदीकी राशन डिपो पर जाकर वह ई-केवाईसी को करवा पाएंगे। इसके लिए उपभोक्ता के पास राशन कार्ड का नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है ताकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो सके। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई द्वारा अपने विद्यार्थियों के लिए समय समय पर नए परिवर्तन किए जाते रहते हैं। इसी क्रम में अब बोर्ड द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वह 10 दिन बैगलेस डे घोषित करे। ऐसा इसलिए ताकि विद्यार्थी कुछ नए क्षेत्र का अनुभव प्राप्त कर पाएं और रूटीन शिक्षा से अलग कुछ सीखने को अनुभव भी प्राप्त कर सकें। आधा सत्र बीत चुका है, लेकिन फिर भी बच्चों को इस सुविधा से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। दरअसल बोर्ड द्वारा स्कूलों में 10 दिन बैगलेस डे मनाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे स्कूली शिक्षा के बाहर जो काम की दुनिया है उनके बारे में विद्यार्थी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। दैनिक जीवन से संबंधित कार्यों के बारे में भी विद्यार्थियों की समझ विकसित होगी। स्कूलों में विद्यार्थी किताबों में पढ़कर सीखते हैं, लेकिन इस व्यवस्था से विद्यार्थी देखकर सीखने की क्षमता को विकसित कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी समुदाय जैसे बढ़ईगिरी, बिजली का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाने आदि के कामों की कार्य प्रणाली के बारे में भी जानकारी ले पाएंगे। ये सब काम विशेषज्ञों की निगरानी में किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत स्थायी उत्पादों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। विद्यार्थियों को एजुकेशनल टूर पर भी ले जाया जा सकता है। ट्रेन टिकट चाहिए तो डाउनलोड कंफर्म टिकट मोबाइल ऐप, बनो ट्रेन टिकट टाइगर। आज से भी लर्न न्यू फॉर्मूला। आई नो क्योंकि मिंत्रा बीएफएफ पे है बाय। हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी को पहले दौरे पर ही कांग्रेस नेताओं की बड़बोली बयानबाजी पर सफाई देनी पड़ गई। यह बयान सरकारी नौकरियों को लेकर थे, जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार ही वोट पाने के लिए कहीं हिस्से बांट रहे थे तो कहीं कोटा फिक्स कर रहे थे। वहीं विपक्ष भी आरोप लगा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनी तो सिर्फ जाट कम्युनिटी को ही नौकरियां मिलेंगी। इस पर बीते दिन हिसार रैली में राहुल गांधी ने कहा कि सबसे जरूरी बात सुनिए, जो 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी हरियाणा के युवाओं को दी जाएंगी, वे हर एक जाति को यानी सबको फेयरनेस के साथ इक्वली यानी बराबर हिस्सों में बांटी जाएंगी। हरियाणा की हर एक जाति को नौकरी मिलेगी। कांग्रेसियों की वह बयान जिन पर राहुल
गांधी को सफाई देनी पड़ी वो इस प्रकार से थे। बता दें कि फरीदाबाद NIT से कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने एक जनसभा में कहा, भैया सबकी आज्ञा ले ली है, भाई ने खुला चैलेंज कर दिया है, हुड्डा साहब को 2 लाख नौकरियां देनी है, मुझे जिताकर भेज दो, 2000 का कोटा मिलेगा और 50 वोट पर 1 नौकरी मिलेगी। वहीं फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार लखन सिंगला ने कहा, कितने नौजवानों को नौकरी दूंगा विधानसभा से, ये आप सोच भी नहीं सकते। हरियाणा की नौकरी की जो लिस्ट आएगी, किसी के 50 लोग जाएंगे तो लखन सिंगला के 100 जाएंगे। वहीं गन्नौर विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप शर्मा ने एक सभा में कहा, इस बार हुड्डा 2 लाख सरकारी नौकरी लेकर आ रहे हैं, इसमें जो भी तुम्हारा हिस्सा होगा उससे कहीं यानी 20 से 25% ज्यादा दे देंगे। वहीं उनके बेटे चाणक्य ने एक जनसभा में कहा, मैं आपको अपना नंबर देकर जाऊंगा और आप अपना रोल नंबर सिर्फ मेरे पास भेज देना, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास आपका आवेदन लेकर मैं जाऊंगा। इसके अलावा उन्होंने एक और बयान देकर कहा, जिस गांव में ज्यादा डब्बा भरेगा उस गांव में ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। यह मेरा फैसला नहीं है, यह सबका फैसला है, कल को मेरे ऊपर मत थोपना। वहीं होडल से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कहा कि सरकार हमारी आएगी और उदयभान सरकार के केंद्र में होगा, कम से कम 5000 बंदों को सरकारी नौकरी में लगाएंगे, यह हमारा वादा है। वहीं असंध से कांग्रेस उम्मीदवार शमशेर गोगे ने पब्लिक मीटिंग में कहा, सरकार में सबका हिस्सा होगा तो सरकार में अपने रिश्तेदारों को भी खुश करेंगे, जो बाहर से आ रहे हैं भाईचारे में उन्हें भी सेट करेंगे, अपना घर भी भरेंगे, तो इसलिए सरकार में बनने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी है। ये सब वो बयानबाजियां थी जिस पर राहुल गांधी को सफाई देनी पड़ी। हरियाणा के सोनीपत में सांसद दीपेंद्र हुड्डा के खास जसपाल आंतिल ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान को भेज दिया। आंतिल ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर कई आरोप लगाए। जसपाल आंतिल खेवड़ा गांव के रहने वाले हैं। जसपाल ने कहा कि वे कांग्रेस में 16 सालों से जी जान से सेवा पर लगे हुए थे, लेकिन अब उनको पार्टी ने धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी, लेकिन टिकट उन लोगों को दी गई जो 3 महीने पहले सक्रिय हुए। उनकी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर गए। उनको सबक मिला है कि वर्षों तक मेहनत करने वालों की कहीं पर पूछ नहीं होती है। उन्होंने कहा कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर चीज का इस्तेमाल किया है, चाहे आप सोनीपत की या फिर रोहतक की राजनीति का इतिहास उठा लो, कितने लोगों को इन्होंने अपने लड़के की राजनीति के लिए रास्ते से हटा दिया है। पूरा राय क्षेत्र, पूरा सोनीपत जानता है कि दीपेंद्र हुड्डा सोनीपत के लिए निकलते थे तो जसपाल यानी उनको मैसेज आता था, लेकिन जब कल यह पता लगा कि उनके खुद के गाँव खेवड़ा में दीपेंद्र हुड्डा आ रहे हैं, उनसे यह भी नहीं पूछा गया कि आपके गाँव में आ रहे हैं। जसपाल ने कहा कि बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि आप बस 3 महीने पहले आओ, वहाँ पर बड़ी डील करो और टिकट ले लो और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आंतिल ने कहा कि 16 साल की मेहनत के बाद उनकी पेट में छुरा घोंपा गया है। टिकट कटने के बाद वे शांत होकर घर बैठे थे। दीपेंद्र हुड्डा बार बार बरगला देते थे कि टिकट हाईकमान देगा, लेकिन अब कल पूरे हलके को पता चल गया कि दीपेंद्र खुद मैसेज देकर गए हैं कि टिकट मैंने दिया है। जसपाल आंतिल ने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा व दीपेंद्र हुड्डा ने पहलवानों को अपनी राजनीति के लिए यूज किया है। इन्होंने पहलवान ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति, जात, बिरादरी को भी अपने लिए प्रयोग किया है। खेल की राजनीति की बात करें तो जब जंतर मंतर पर हमारे पहलवान बैठे हुए थे, हम भी गए थे। मीडिया व हरियाणा के लोग इसके पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का हाथ बता रहे थे। इन्होंने विनेश फोगाट को टिकट देकर यह साबित भी कर दिया कि उन्होंने पहलवानों के जरिए राजनीति करनी है। जंतर मंतर पर बैठे पहलवान इनकी राजनीति का हिस्सा थे। वहीं किसान आंदोलन में भी इन्होंने राजनीति की और हमें किसानों की मदद करने के भी संदेश भेजे। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स ने 85,978 और निफ्टी ने 26,277 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। ये लगातार 8वां दिन था जब बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। हालांकि बाद में इसमें गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स 264 अंक की गिरावट के साथ 85,571 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 37 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 26,178 के स्तर पर क्लोज हुआ। एनएसई के मीडिया सेक्टर में सबसे ज्यादा यानी 1.55% की गिरावट देखने को मिली, जबकि ऑयल एंड गैस में सबसे अधिक 2.37% की तेजी दिखाई दी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 110 रुपए गिरकर 75,640 रुपए पर पहुंच गया है। तो वहीं चांदी की कीमत में भी गिरावट रही और ये 1,074 रुपए सस्ती होकर 91,448 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 71,150 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 77,600